हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, अब हम चैप्टर जो ज्योग्राफी का है उसे आगे लेकर चल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारा है संकटग्रस्त जातियाँ। क्या है बेटा? संकटग्रस्त जातियाँ। इसको समझते हैं। यानी संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी हैं? संकटग्रस्त से आप समझ पा रहे होंगे संकटग्रस्त का मतलब क्या है। चलिए देखिए, ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो जातियों का जीवित रहना बिल्कुल मान लीजिए खत्म ही हो जाएंगे। जैसे काला हिरण है, मगरमच्छ है, संघाई, ये भी हिरण ही है। अब है दुर्लभ जातियां। फैक्ट पर है, बिल्कुल सीधा है। इन जातियों की संख्या बहुत कैसी है बेटा? कम है या सुभेद्य है। और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती, विषम परिस्थितियां यानी जो इनके अनुकूलित नहीं है, वे परिस्थितियां नहीं बदलती, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। यानी ये दुर्लभ, जो बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं ऐसी जातियां किस में चली जाएंगी? संकटग्रस्त में। यानी जिन वजह से ये परेशान है या इनके लिए जो वातावरण नहीं है। अगला है स्थानिक जातियां। तो स्थानिक जातियां कौन सी हैं? प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। स्थानिक जातियां, जिसे हमने अक्षम भी कहा था, यानी वे जातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, वो स्थानिक जातियां हैं। यानी उसी स्थान पर पाई जाती हैं। जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, नाम से पता चल रहा होगा, यानी ये अंडमान में पाई जाती है, ये निकोबार में पाई जाती है। अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन, तो नाम दिए गए हैं, इस आधार पर आप समझिए। अगला है बेटा वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात और प्राणी जात। तो वनस्पति जात और प्राणी प्रास के ह्रास के कारण, ह्रास मतलब विनाश के कारण, खत्म होने के कारण। देखो, पहला है कृषि में विस्तार। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने खेती का विस्तार किया, वनों को काटना शुरू किया, वनस्पतियां खत्म होती चली गई, वन्य जीव खत्म होते चले गए। तो भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 80 के बीच 1951 से 80 के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक कृषि अधिक अधिक के जो वन है उन्हें कृषि भूमि में बदल दिया गया है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत के में स्थानांतरी, जैसे झूम खेती भी कहते हैं, अथवा स्लैश और बर्न, इसके नाम से भी जानते हैं, स्लैश और बर्न। ये जंगल देखा, जलाया, उसकी राख को यूज़ किया, वहाँ पर खेती की, और झूम 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 कर खेती कर रहे हैं। स्थानांतरित मतलब वहाँ से स्थान परिवर्तन कर लिया। जब तक हो रही है तो ठीक है। तो खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नीकरण हुआ है। यानी वनों के कटने का कारण एक तो यही रहा बेटा, सबसे मेन कारण तो यही है, खेती के विस्तार को। जनसंख्या बढ़ी है तो अपने खेती के विस्तार के लिए, खेती में विस्तार तो करना पड़ेगा पेट पालन के लिए। अब है संवर्धन वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक महत्व के लिए किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। शब्द पर ध्यान दीजिए, संवर्धन यानी एक किसी निश्चित उद्देश्य के लिए या व्यापारिक उद्देश्य के लिए जो हम पादप पैदा करते हैं वो क्या कहलाता है? संवर्धन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हम भिंडी कर रहे हैं, गोभी कर रहे हैं, खेती मान लीजिए गुलाब की खेती कर रहे हैं, फलों कर रहे हैं, तो ये संवर्धन खेती में आता है। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया, मतलब खत्म होती चलेगी। अगला है विकास परियोजनाएं। विकास के लिए जो हम परियोजनाएं यूज कर रहे हैं उससे भी इनका नुकसान हो रहा है। यानी आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया, यानी उसको साकार किया गया। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा, नुकसान का, क्षति माने नुकसान। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। बांध बना रहे हैं, पानी की पूर्ति के लिए सिंचाई व्यवस्था कर रहे हैं, बिजली पैदा करने के लिए बांध बना रहे हैं, तो वहाँ आसपास की वनस्पति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। बांध बनेगा, पानी को रोका जाएगा, तो आसपास की जो है गर्त, यानी ये कह सकते हैं जो खेती है वो किस में चली जाती है बेटा? पानी में डूब जाती है। अगला है खनन। खनिजों के लिए किया जाने वाला खुदाई करते हैं। तो देख, खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन, अंडरलाइन कर लीजिए, आ सकता है एमसीक्यू में, कि पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, जहाँ पर टाइगरों का संरक्षण किया गया है, उसमें डोलोमाइट के लिए, किस धातु के लिए? डोलोमाइट के लिए। किस खनिज के लिए? डोलोमाइट के लिए क्या किया गया? वहाँ पर खनन किया गया।
अब आता है संसाधनों का असमान बंटवारा, यानी अमीर और गरीब के बीच में संसाधनों को बांट दिया गया। अमीर कब्जा कर रहे हैं, ठेकेदार बन रहे हैं, उनसे लाभ कमा रहे हैं, गरीब मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं उन्हीं के यहाँ। तो अमीर और गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन यानी खूब यूज करते हैं, खूब नुकसान पहुंचाते हैं, और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। बस उन्हें तो अपना फायदा ही दिखाई देता है, उन्हें कोई मतलब नहीं क्या नुकसान हो रहा है। अगला पॉइंट है हिमालयन वन। हिमालयन वन यानी चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला है उपयोग। इसका उपयोग क्या है, सुनिए उपयोग की चीजें। एक तो पेड़ की छाल, हिमालयन वन की पत्तियां, टहनियां, जड़, सब चीज यानी से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? टक्सोल। और टक्सोल का प्रयोग बेटा कैंसर जैसे रोगों के इलाज के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही इसका बहुत यूज बढ़ गया। नुकसान, हिमाचल प्रदेश यानी अब नुकसान पड़ रहे हैं वो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के यानी हिमालयन यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। छाल निकाली, पत्तियों का यूज किया, टहनियां, जड़ें काट रहे हैं। किसके लिए? कैंसर की दवाई बनाने के लिए, टक्साल निकालने के लिए। अगला पॉइंट है कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव, यानी संसाधन जैसे जैसे कम हो रहे हैं तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन लाना है, चारा लाना है, पेयजल लाना है यानी पीने का जल, अन्य चीजें भी हैं। इन संसाधनों की कमी से महिलाओं को अब अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांवों में पानी पीने लाने के लिए महिलाओं को कई कई किलोमीटर तक, जैसे राजस्थान में देखा होगा ना, मटका ले जाती हुई महिलाओं को जाना पड़ता है। वनोन्मूलन से यानी वनों की कटाई से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ जाती हैं, जिससे गरीबों को काफ़ी कष्ट होता है। मेरी आवाज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इस बात के लिए भी बहुत माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मौसम की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम। जिनको मैंने बोल्ड किया है वो थोड़े काम के ज़्यादा है। 1960 से 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षण ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की। उन मांगों को मानते हुए भारतीय सरकार ने भारतीय वन रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। तो भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 को। यानी 60 से 70 के दशक में पर्यावरण के जो संरक्षक थे उन्होंने कहा कि भाई बहुत नुकसान हो रहा है, कोई कानून बनना चाहिए, नहीं तो ये मनमानी करते रहेंगे। तो उसके लिए बनाया गया भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में। ध्यान रखिएगा बच्चों। अब इसके उद्देश्य क्या थे? भारतीय रक्षण वन अधिनियम के जो 1972 में बनाया गया, पहला था कि इस अधिनियम के तहत, अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है बड़ा कर देता हूं, इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई, सूची बनाई गई पहले। अब सूची बनाने के बाद क्या किया गया? बची हुई संकट प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई, नंबर 1। वन्य जीव के व्यापार पर रोक लगा दी गई, यानी जो वन्य जीवन है, चाहे लकड़ी हो, इमारती लकड़ी हो, जीव जंतु है, उनका शिकार नहीं करना है, उनकी खाल को नहीं बेचना है। वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, यानी वहां पर चौकियां बना दी गई जैसे पुलिस स्टेशन टाइप की। ठीक है ना बेटा? केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव पशु विहार स्थापित किए, जैसे भरतपुर में केवलादेव है ना, और अलवर में सरिस्का है। ऐसे बनाए गए पक्षियों के लिए, जानवरों को लेकर, यहाँ पर इनके लिए प्राकृतिक आवास दिया जाए और इन्हें यहाँ पर रखा जाए। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, यानी टाइगरों की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट? टाइगर। संरक्षण के उपाय के लिए क्या किया गया? इससे यानी इसके लाभ क्या होंगे संरक्षण के, यानी अब हम पढ़ेंगे कि संरक्षण से लाभ क्या होगा। इससे पारिस्थिति यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमने समझा था उसकी बात कर रहा है। तो पारिस्थितिकी विविधता को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीज़ों जैसे जल, हवा, मिट्टी का संरक्षण भी होता है। वन नहीं कटेंगे, खेती रहेगी तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, बाढ़ से भी हमें सहूलियत मिलेगी। अब अगला है बेटा वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण, यानी उनको कितने भागों में बांटा गया है। पहला है बेटा आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। तो पहले हम आरक्षित वन को समझते हैं। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन
शब्द समझ रहे हो, आरक्षण मतलब ये फिक्स है, रिजर्व है। रक्षित यानी जिनकी हमें रक्षा करनी करनी है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत यानी अन्य सभी प्रकार के वन, बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, वो अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। जैसे आपकी खेती है, अवर्गीकृत में आएगी। शमशान घाट की भूमि है गांव की, है ना, ग्राम पंचायत की जगह, ये अवर्गीकृत वनों में आएगी अगर वहां पर वन है तो। अब वन्य जीवन को यानी वन्य जीवन को होने वाले अविवेकी ह्रास के नियंत्रण के उपाय, यानी ह्रास बताया था मैं, नुकसान। एक तो सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। अब भारत सरकार ने लगभग 14 जैव निचय, जैव निचय क्या मतलब, निचय का मतलब होता है जगह, ये 14 ऐसी जगह निश्चित कर दी जीवों के लिए कि यहाँ पर विशेष प्रजातियां हैं, ठीक है, इनके लिए बनाया गया। तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं हम इस सन 1992 से भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों को वित्तीय यानी पैसे की एवं तकनीकी सहायता दी गई। बाघ परियोजना, गेंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना तथा कई अन्य इको विकासीय परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्यजीव अभयारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था के महत्व को हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। उत्तरजीविता का मतलब, देखिए इस लाइन को मैं दोबारा बता देता हूँ, ये शायद दब गया है नीचे की ओर, कि इन सभी के अतिरिक्त, यहाँ पर हम इस पॉइंट पर, इन सभी के अतिरिक्त हमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी व्यवस्था के महत्व को अपनी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। ये लाइन कहना चाह रही है कि सरकार जो काम कर रही है वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ हमारे भी कर्तव्य हैं, हमें भी समझना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो इसमें हमारी भी उत्तरजीविता है, मतलब जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी सुरक्षा करें। एक पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाएं। एक पेड़ काटते हैं, एक पेड़ का नुकसान करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो 10 लगाए जाए। ये चीज़ वो समझाना चाह रहा है। बात भी सही है बेटा। अब इनके लिए देखिए क्या क्या किया गया, लोगों ने क्या क्या किया। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर सरकार ने, तो लोगों ने भी चिपको आंदोलन का एक बहुत बड़ा वाक्य है, घटना है। एक पर्यावरण रक्षण का आंदोलन था, यह एक पर्यावरण रक्षण का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। ये आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1970 में प्रारंभ हुआ। ध्यान रखिएगा, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किसानों, उत्तराखंड जब राज्य के किसानों ने किया, तत्कालीन यानी आज के उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में ये सन 1970 को शुरू हुआ था। अब है प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर से पता चल रहा है कि बाघ यानी बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया। कब किया गया? 1970 में। तो कॉम्बिनेशन बनाइएगा, 70 में चिपको आंदोलन, 72 में वन संरक्षण अधिनियम और 73 में प्रोजेक्ट टाइगर। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी कितनी थी बेटा? ओहो हो 55,000 और 73 में घटकर 1,827। यानी अगर हम इसका घटाना भी शुरू करूँ ना तो मुझे घटाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। देखिए यानी सीधा सीधा ये डिजिट तो फिर भी बच रही है। तो कितना मारा होगा बाघों को अपने फायदे के लिए? किसने? हमने। मैं दूसरे की नहीं कहूँगा, हमने मारा होगा। बाघ की आबादी के लिए खतरे। एक तो व्यापार के लिए शिकार किया गया बाघों का, एक उनके आवास सिमटते गए, कॉलोनियाँ बनती गई, बिल्डिंग बनते गए, शहर बनते गए, शहर भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या। अब शेर भी तो किसी को खाने के लिए जिंदा रहेगा, वो भी कट गए वन कटने से। अब महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व ये आपको याद रखने हैं। जैसे उत्तराखंड में कॉर्बेट जिम कॉर्बेट बोलते हैं इसे, राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। राजस्थान में सरिस्का, जो अभी अलवर में बताया था मैंने आपको। असम में मानस और केरल में पेरियार। ठीक है, ये 12 परियोजनाओं के केंद्र हैं जहाँ पर सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं टाइगर रिजर्व केंद्र। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसी आशा के साथ कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, इसे प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।